नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देश और दुनिया की कूटनीति में आज एक बेहद महत्वपूर्ण दौर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। 29 और 30 अगस्त को पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में भी शामिल होंगे। यह अवसर सिर्फ इतिहास का स्मरण नहीं बल्कि भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती को दर्शाने वाला भी होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के अनुसार पीएम मोदी अपनी जापान सम्राट और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। याद दिला दें, ये पीएम मोदी का 7 साल के बाद जापान का स्टैंड अलोन द्वितीय विपक्ष दौरा है। इस दौरे का एजेंडा बेहद व्यापक है। व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति। पीएम मोदी जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं के साथ भी व्यापक चर्चा करेंगे, जिससे भारत जापान के संबंधों में नई गहराई आएगी। जापान के दौरे के बाद पीएम मोदी सीधे चीन के लिए रवाना होंगे, जहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भारत का एजेंडा बेहद स्पष्ट है: आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा करना। भारत सिक्योर एससीओ दृष्टिकोण, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी पर भी जोर देगा। इस दौरान पीएम मोदी चीन में स्टार्टअप फोरम, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और बौद्ध धरोहर प्रदर्शनी जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी शामिल होंगे। 31 अगस्त को स्वागत भोज होगा और 1 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौर से भारत जापान और भारत चीन संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। साथ ही यह दौरा वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के एजेंडे को भी मजबूती देगा। देशवासियों की निगाह अब इस दौर पर है। यह सिर्फ विदेश दौरा नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक अहम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। India and Japan are two countries that share values, trust and strategic outlook on several issues. They are two of Asia's leading democracies and amongst the top 5 world economies. Our bilateral relations have expanded steadily in scope and ambition over the last decade, and today comprise trade and investment, defense and security, science and technology, infrastructure and mobility, people-to-people contact, and vibrant cultural engagement between the two sides. So the 15th summit will give both prime ministers the opportunity to do an in-depth review of these ties, take stock of progress in the last few years across multiple domains, and of course, as is usual, exchange views on regional and global issues of importance. This will also be an opportunity to launch several new initiatives in order to build greater resilience in the relationship and to respond to emerging opportunities. India and Japan are... आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का आखिरी दिन है। यह कार्यक्रम संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और इसमें देश भर से जुड़े विचारक, शिक्षक, सामाजिक नेता और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 3 दिन चले इस कार्यक्रम में भारत की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति और संगठनात्मक विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पहले 2 दिनों में विभिन्न सत्रों में देश के प्रमुख विचारकों ने अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। आज के आखिरी दिन विशेष सत्रों में संगठन के भविष्य की योजनाओं, युवाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय सेवा के महत्व पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं द्वारा आरएसएस के 100 वर्षों के योगदान और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस व्याख्यानमाला में न सिर्फ संगठन की विचारधारा को मजबूती दी है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया है। देश भर के स्वयंसेवक और भाग लेने वाले प्रतिनिधि आज के अंतिम सत्र में शामिल होकर इस शताब्दी वर्ष समारोह को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही संघ अपने भविष्य की योजनाओं और सामाजिक योगदान की नई दिशा तय करेगा। गाजा में हालात दिन ब दिन बस से बदतर होते जा रहे हैं। भूख और प्यास से लोग
तड़प तड़प कर मर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में ही 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ट्रंप के पूर्व मध्य पूर्व दूत जेरेड कुशनर ने गाजा युद्ध नीति पर एक अहम बैठक की है। व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में खाद्य सहायता, बंधकों की स्थिति और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण योजनाओं पर चर्चा की गई है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बैठक के बाद कहा कि यह एक व्यापक और मानवतावादी योजना है जिसे वे अगले दिन साझा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में गाजा युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन 7 महीने बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अक्टूबर 2023 में अब तक इजराइल के हमलों में 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इजराइल पर नरसंहार और युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं, जिन्हें इजराइल ने खारिज किया है। इस बीच ट्रंप ने गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण की योजना भी प्रस्तुत की थी, जिसमें फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने का प्रस्ताव था। हालांकि इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक आलोचना मिली है। गाजा में हर रोज मौतें बढ़ रही हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और विश्व नेताओं की मीटिंग्स के बावजूद वहां की वास्तविक त्रासदी कम नहीं हो रही है। दुनिया देख रही है, लेकिन कौन करेगा गाजा के लोगों के लिए असली मदद? दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक 30 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर मैदानी क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान तक लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान बिजली गिरने और वज्रपात का भी खतरा है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, पूर्णिया, किशनगंज में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और वज्रपात होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में 26 और 28 अगस्त को कुछ स्थानों पर, 29 से 30 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। हरियाणा में 26 अगस्त को कई स्थानों पर, 27, 28 अगस्त को कुछ स्थानों पर, 29, 30 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, चंबा और लाहौल में रेड अलर्ट, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश में कई हिस्सों में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन प्रभावित है। नागरिकों को सलाह है कि वे सावधानी बरतें और मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर बनाए रखें। देश में लगातार खराब मौसम का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करें तो भारी बारिश, भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, यानी अगले आदेश तक बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी दी है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था। अब बात पंजाब की, यहां भी मौसम बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि 30 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, यानी स्कूल और कॉलेज की क्लासरूम 30 अगस्त तक खाली रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, यानी मौसम का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी साफ नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर में सभी शिक्षण संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद और पंजाब में 30 अगस्त तक क्लासों स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने अपील की है कि लोग बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और अलर्ट का पालन करें। जम्मू कश्मीर इन दिनों बारिश की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। पिछले 115 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इस मूसलाधार बारिश में ऐसी तबाही मची है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें किसी को भी झकझोर देने वाली हैं। अब तक 41 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सबसे बड़ा हादसा हुआ मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे,
वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास अचानक भूस्खलन हुआ। भारी बारिश के बीच पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। श्रद्धालुओं ने अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि यात्रा को फिलहाल स्थगित करना पड़ा। राज्य के कई जिलों इस वक्त पानी में डूब गए हैं। जम्मू, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कठुआ और उधमपुर हर तरफ बाढ़ का कहर है। चिनाब, तवी और झेलम नदी जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तवी नदी का जलस्तर इतना बड़ा कि एक पुल का हिस्सा बह गया। कई वाहन मलबे में फंस गए, गांव जलमग्न हो गए, सड़कें धंस गई और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए है। अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित जिलों में राहत शिविर और कैंप लगाए गए हैं ताकि लोगों को छत और खाना मिल सके। इस बीच राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जाने की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 6 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए देने की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले 24 घंटों में और भारी बारिश हो सकती है, यानी जम्मू कश्मीर के लिए अगला दिन और भी मुश्किल भरा हो सकता है। एक तरफ पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, दूसरी तरफ नदियां उफान पर है और तीसरी तरफ इंसान की हिम्मत है जो राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब राजधानी पर साफ दिख रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। खतरे का निशान है 205.33 मीटर और यमुना इस वक्त 205.41 मीटर पर बह रही है, यानी राजधानी अब बाढ़ के खतरे से जूझ रही है। प्रशासन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे करीब 41,000 क्यूसेक पानी भेजा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के वजीराबाद और ओखला बैराज से और ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते बुधवार रात पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.35 मीटर दर्ज किया गया था। अब हालात और गंभीर हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया जाएगा। बोट क्लब में 40 बोट और गोताखोरों की टीम तैयार है। निचले इलाकों जैसे यमुना बाजार, आईटीओ और कश्मीरी गेट में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले साल की बाढ़ से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने पहले ही पल्ला क्षेत्र में टेंट और राहत सामग्री पहुंचा दी है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, राजस्व, स्वास्थ्य और दिल्ली पुलिस सब डिपार्टमेंट अलर्ट पर हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि नदी किनारे ना जाएं और बाढ़ नियंत्रण कक्ष से समय समय पर अपडेट लेते रहें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक जल स्तर और बढ़ सकता है, लेकिन अगर बारिश थमी तो राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आज की सबसे बड़ी खबर। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें डिविजनल कमेटी से लेकर कंपनी नंबर 2 के मेंबर और जनताना सरकार के पद अधिकारी तक शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली ऐसे हैं जिन पर लाखों का इनाम था। जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले 20 नक्सलियों का कुल 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें सोनू हेमला उर्फ कोरोटी, कुल्लू पुनेम उर्फ रंजीत, उनकी पत्नी पांडे पुनेम, कोसी कुंजाम, मोटी पुनेम और छोटू कुंजाम जैसे नाम शामिल हैं, जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। वहीं मंगली पोटाम और बेटी ओयाम उर्फ लालू पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। कुछ पर 2-2 लाख और कुछ पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले में डिविजनल कमेटी का 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, एरिया कमेटी के 2 सदस्य, प्लाटून पार्टी के 4 सदस्य, जनताना सरकार के 5 सदस्य और उपाध्यक्ष, चेतना नाट्य मंच के 2 सदस्य, दंड कारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन के 2 सदस्य शामिल हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ बीजापुर जिले में ही इस साल अब तक 331 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 307 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 132 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन के तौर पर 50-50 हजार रुपए का चेक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर लगातार बढ़ते आंतरिक मतभेद और सुरक्षित
पारिवारिक जीवन की चाह में इन्हें मुख्य धारा में लौटने का मजबूर किया जा रहा है। ये है सर हो मतलब जंगल में है और बहुत और जवान लोग है सर्चिंग करते थे और हम लोग को भी और चलने फिरने का भी दिक्कत है और इसलिए हम लोग मतलब बहुत लोग है मर रहे सर। कितने वर्षों से आप इस संगठन में थे? हाँ 18 से मतलब 2007 दिसंबर महीने में मैं भर्ती हुआ हूँ और 2025 तक मैं काम किया हूँ संगठन में। शासन के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कैसे महसूस कर रहे हैं, वहाँ कैसे होता है? यह अच्छा है और सरकार के साथ और मिल के और नया जीवन यापन करेंगे बोल के आया हूँ सर। बट और स्पीड से आगे चलते रहेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बढ़ेंगे और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो भी लगातार जारी रहेंगी। अब तक में अगर हम देखेंगे तो इस साल में ही लगभग हमने 132 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। ठीक उसी प्रकार 307 माओवादी ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और 331 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार से आज की बड़ी राजनीतिक तस्वीर। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सुबह सीतामढ़ी से शुरू हुई। सुबह ठीक 8 बजे डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान से यात्रा रवाना हुई और पूरे शहर में कांग्रेस आरजेडी के समर्थकों का जोश देखने लायक था। राहुल गांधी का काफिला हवाई अड्डा मैदान से निकलकर शांति नगर, रजोपट्टी, कारगिल चौक और महासौल चौक से होते हुए सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। इसके बाद राहुल गांधी ऐतिहासिक जानकी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां सीता की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उनका काफिला रीगा विधानसभा की क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। राहुल और तेजस्वी की जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत हुआ। समर्थक सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े थे, हाथों में झंडे और बैनर थे और कई जगहों पर लोग बस की छतों और घरों की छत से राहुल गांधी को देखने पहुंचे। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वोटर अधिकारों को बचाने और जनता को जागरूक करने की मुहिम है। वहीं एनडीए खेमे से इस यात्रा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी नेताओं का कहना है कि जनता का जो समर्थन सड़कों पर दिख रहा है वही इसका असली जवाब है। यानी सीतामढ़ी से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब ये बिहार के अलग अलग इलाकों में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। भीड़ और समर्थन के इस सियासी नजारे से साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी गरमाने वाली है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।